आज छोटे छोटे 2-3 एएस पढ़ने हैं हम लोग को। इसे लंबी क्लास रखी जिससे 2-3 एएस हो जाए आज। तो सबसे पहला एएस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं AS19, जिसका नाम है लीज अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको एएस के नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। बाकी एमसीक्यू में भी एएस से सवाल आते हैं। लगभग लगभग हमने देखा है 2 से 3 एमसीक्यू एएस से रिलेटेड रहते हैं। मतलब जो 15 एमसीक्यू आएंगे उनमें से 2-3 एमसीक्यू एएस से रिलेटेड होंगे, जो बेसिकली थ्योरेटिकल बेस एमसीक्यू होते हैं। इसके लिए एएस का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। कहाँ से कोई एमसीक्यू बना दिया जाएगा पता नहीं होगा। तो सिर्फ एएस में अगर हम लोग ये करेंगे कि प्रैक्टिकल सवाल लगा लिया, बाकी चीजें छोड़ दी, तो वो एमसीक्यू भी धरे रह जाएंगे। तो आपको ज्ञान पूरे चैप्टर का लेना पड़ेगा। तो आराम से बैठना है। इसमें लिखने वाला काम कम होता है, सुनने वाला काम, समझने वाला काम ज्यादा होता है। तो जब कोई लीज कहते किसको है, पहली बात तो जब हम कोई एसेट किसी को यूज करने के लिए देते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लीज। लीज और रेंट में बस बेसिकली यही डिफरेंस है कि रेंट जो होता है वो छोटे पीरियड के लिए उठाया जाता है और लीज एक लंबे समय के लिए उठाया जाता है। मतलब एक ऑर्डनरी कोर्स ऑफ एक्शन में देखें तो ये डिफरेंस होता है रेंट और लीज में। रेंट का टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट टर्म, और लीज का पीरियड क्या होता है, लॉन्ग टर्म। जैसे कि अकाउंटिंग में होता है एक ज्वाइंट वेंचर, एक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप लंबे समय के लिए होती है, ज्वाइंट वेंचर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि 2 महीने के लिए कोई काम करना है साथ में मिलकर, तो अपना ज्वाइंट वेंचर कर लिया गया, है ना। तो यही बेसिक डिफरेंस है लीज और रेंट में। लीज में 2 पार्टी हो जाएंगी। जो लीज पे सामान देगी, एसेट देगी, दैट इज कॉल्ड एज लेसर। और जो लीज पे वस्तु लेगी उसको क्या बोलेंगे, लेसर कौन होता है, जो एसेट का ओनर होगा, जो यूज करने का राइट किसी को दे रहा है। और जो यूज करने का राइट किसी से ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, लेसी। तो इसके बदले में लेसी को क्या देना पड़ता है, हर साल लीज रेंट पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग लीज रेंट या लीज रेंटल बोलते हैं। तो इसके बदले में लेसी हर साल लेसर को क्या पे करेगा, लीज रेंटल पे करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है सारी लीज पे तो लगेगा, लेकिन 3 लीजों पे ये एएस नहीं लगेगा। मतलब ये एएस जो भी बातें आपको सिखाएगा वो इन 3 लीज के ऊपर लागू नहीं होती। पहला, अगर कोई लीज एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने की चीजें बताई गई हैं, सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मेटल, मिनरल लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जब इसको लीज पे देती है गवर्नमेंट तो इस पे AS19 नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर लीजिंग एग्रीमेंट हो रहा है, सच एज आइटम है मोशन पिक्चर, फिल्म, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्ले, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको जब लीज पे उठाया जाता है, यूज करने का राइट दिया जाता है, तो ये तो है तो लीज ही, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके ऊपर लागू नहीं होता। और तीसरा है, अगर सिर्फ लैंड को यूज करने के लिए लीज एग्रीमेंट हुआ है, तो इन 3 जगह AS19 नहीं लगता। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। ये सब छोटी छोटी बातें एमसीक्यू बटोर के दे देता है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो समझनी है हम लोग को। तो लीज का मतलब क्या होता है वो बता दिया हमने। लीज 2 टाइप की होती है, एक होती है फाइनेंस लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज वो लीज होती है जहां पे एसेट से जुड़े हुए सारे रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर कर दिया जाए उस एसेट के। ठीक है, मतलब समझ लो एसेट का एक तरीके से इनडायरेक्टली वो मालिक ही बन जाता है, जैसा चाहे, जो चाहे, जिस तरीके से मॉडिफिकेशन कराए, जिस तरीके से यूज करना चाहे उस तरीके से यूज करे। ठीक है, तो जो फाइनेंस लीज होती है टेक्निकली वो समझ लो एक तरीके से कि हम लोग किसी को एसेट बेच रहे हैं, समझ लो हायर परचेज सिस्टम में, तो मालिक वो हो जाता है, बस पेमेंट सारी आ जाए उसके बाद वो अपना मालिक हो गया। तो फाइनेंस लीज का इनडायरेक्टली मतलब है कि हम एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, बस पेमेंट इकट्ठा नहीं मिल रही है, पेमेंट डिफर्ड फॉर्म में है। तो जब तक पेमेंट नहीं मिल जाती, इसलिए हायर परचेज में क्या पड़ा, हायर और परचेज, तो जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक हायर है, वो अगर जो हायर होता है वो लीज होता है। तो फाइनेंस लीज का मतलब है, समझ लो कि गुड्स को सोल्ड करना डिफर्ड पेमेंट के अंतर्गत। डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि जहां पे पूरी पेमेंट आज नहीं मिल रही है, थोड़ी थोड़ी करके आगे 4-5 साल में मिलेगी। और ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है सिर्फ वस्तु आपको दी गई है 2-3-4 साल 5 साल के लिए, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते,
सारे रिस्क एंड रिवार्ड हमारे पास रहेंगे, केवल उस एसेट को आप यूज कर सकते हो और उसके बदले में आप हमें किराया पे करो। समझ में आ गई बातें? तो फाइनेंस लीज किसको बोलते हैं? जहां पे सारे, थ्योरी में कैसे याद रखोगे, जब सारे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे तो फाइनेंस लीज है, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद एक होती है नॉन कैंसिलेबल लीज और एक होती है कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज को, जिस लीज को आप कैंसिल नहीं कर सकते उस पीरियड तक आपको लीज रखना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन कैंसिलेबल लीज। और जिस लीज में अगर ऐसा लिखा है कि अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख दी गई कि इन एंड टर्म एंड कंडीशन में लीज को कैंसिल आउट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है लीज के अंदर इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट का मतलब समझ लो जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन डेट। जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो रहा है उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? इंसेप्शन डेट। फिर लीज टर्म, कोई भी सौदा होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, तो उसी को लीज टर्म्स कहते हैं कि भाई लीज का पेमेंट किस तारीख को करना है ना। सारी टर्म एंड कंडीशन, पेमेंट आप किस मोड में करोगे, है ना। कोई भी सामान खरीदते होगे, बिल आता होगा तो कंडीशन लिखी रहती है 50 छोरे, तो वही सारी टर्म कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। इनको आप टेक्निकल भाषा में टर्म एंड कंडीशन बोलते हो, यहाँ उसको क्या बोलते हैं? लीज टर्म्स। अब कभी कभी एक मिनिमम लीज पेमेंट होती है। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब है कि जो पेमेंट हमको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लीज रेंटल जो है हमारे, वो इस तरीके से है कि हमने किसी आउटपुट पे डिपेंड करा दिया, ठीक है। कोई मशीन मान लो हमने किराए पे आपको उठा दी, लीज पे दे दी, और हमने कहा इस मशीन से जितना भी आप आउटपुट निकालोगे पर यूनिट 2 रुपए हमें लीज दोगे। तो मान लीजिए 1000 यूनिट आपने निकाले तो 2000 हमारा लीज पेमेंट हो गया, 10,000 निकाले तो 20,000 हो गया। लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन लगा दिया कि मिनिमम तो हमें 4,000 चाहिए ही चाहिए। तो जिन महीने में आप 4,000 रुपए से कम का माल निकालोगे तो हमको 4,000 रुपए चाहिए, जब ज्यादा निकालोगे तो ज्यादा चाहिए। जैसे कि अगर एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा रॉयल्टी वाला, याद है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उसमें एक आता था क्या? मिनिमम रेंट। वही है मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है, कि कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम लीज पेमेंट। इसके बाद एक वर्ड आता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब होता है जो भी एसेट एक्सचेंज हो रही है उसको अगर आज मार्केट में सोल्ड आउट किया जाए तो क्या वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू का मतलब सिंपली समझो मार्केट प्राइस, कि आज इसको अगर मार्केट में डाला जाए तो क्या प्राइस मिल पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फेयर वैल्यू। फिर इकोनॉमिक लाइफ जानते हो, यूजफुल लाइफ जानते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है कि इस, इकोनॉमिक का वर्ड ही होता है पैसा सिंपल भाषा में। तो जब तक इस एसेट को यूज करके पैसा कमा सकते हो इसको बोलते हैं एसेट की इकोनॉमिक लाइफ। और यूजफुल लाइफ का मतलब है पैसा कमाओ चाहे ना कमाओ लेकिन यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। तो बहुत सारी एसेट्स ऐसी भी होती हैं जिनकी यूजफुल लाइफ तो 20 साल है, लेकिन जब बहुत पुरानी हो जाएंगे तो उनको आप व्यापार में प्रयोग नहीं कर पाओगे या उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। जैसे एग्जाम्पल ही समझ लो, मान लो ओला उबर में कोई कार है, तो जब तक नहीं रहेगी तब तक तो चलेगी बढ़िया। जब बहुत पुरानी, मान लो 20 साल पुरानी हो गई, तो जितना तो कमाएगा नहीं उससे ज्यादा उसमें खर्चा कर देगा, तो लाइफ तो बची है उसकी, तब यूज तो कर सकते हो, चलेगी तो है, ये घटारा हो गई तो क्या हुआ, लेकिन टेक्निकली पैसा कमा के नहीं दे पाएगी, है ना। तो उसको बोलते हैं, एक हो गई यूजफुल लाइफ जो नॉर्मली ज्यादा होती है, और एक होती है इकोनॉमिक लाइफ जो थोड़ी सी कम होती है उससे, जहां तक उस एसेट से आप पैसा कमा सकते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक लाइफ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। रेसिडुअल वैल्यू जानते ही हो कि लीज टर्म खत्म होने के बाद उस एसेट से कितने रुपए में बेचा जा सकता है, एस्टिमेटेड। मान लिया हमने 10 साल के लिए आपको लैपटॉप दे दिया लीज पे, तो 10 साल बाद जब लैपटॉप वापस होगा तो अप्रोक्सीमेटली किस वैल्यू पे सोल्ड आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू। अब आपने सुना होगा और देखा भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि आदमी की अपनी कोई वस्तु रहती है तो बड़े प्यार से यूज करता है, और किसी दूसरे की रहती है या किराए पे लेके आता है तो इधर लती आ रहा है उधर पड़ी हुई है। या आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे टेंट हाउस ही आप लोग बुक करते हो जब कोई फंक्शन होता है घर में, तो अपनी यहाँ कुर्सी कैसे रखते हो घर के अंदर वो देखा होगा, और टेंट हाउस ही कैसे इधर पड़ी रहती उधर पड़ी रहती उधर गिर रही है, कोई पावा टूटा जा रहा, आपसे कोई मतलब नहीं होता, अगर तो किराए पे आई, बात समझ लो। तो यूजुअली ये ह्यूमन टेंडेंसी है
कि हम अपनी वस्तु को बहुत आराम से यूज करते हैं और दूसरे की वस्तु को उतने प्यार से नहीं यूज करते हैं। ये 1000 में 999 की दिक्कत। एक आध आदमी कोई ऐसा हो सकता है कि जो दूसरों की वस्तु को भी उतने ही प्यार से यूज करे, ठीक है। वो भी तब यूज करता है जब सामने वाला पैसा ना ले रहा हो। पैसा ले रहा होता तो वो भी मक्कारी करता है, कहता पैसा तो दे ही रहे, अब खराब होगी तो हमसे क्या मतलब। ये तो उस केस में होता है कि हमने आपको मोबाइल ले लिया, कोई आप चार्जर्स नहीं ले रहे हो तो हम भी प्यार से यूज करेंगे, देखो यार कोई चार्जर्स भी नहीं ले रहा है, अब तो साला सही से यूज करना ही पड़ेगा। बात समझ लो, तब आदमी भले प्यार से यूज कर ले, लेकिन इस वाले में तो बिल्कुल प्यार से यूज नहीं करता। तो ये बात लेसर को भी पता है। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मैं लेसर हूँ और कोई लेसी, मान लो पीयूष लेसी, तो ये बात लेसर को भी पता है। तो एग्रीमेंट ऐसा साइन करता है कि भैया जब 3 साल बाद या 5 साल बाद जो भी लीज टर्म है, मान लो 5 साल का लेट से लीज टर्म है, तो 5 साल बाद जब हमें वस्तु वापस करोगे तो उसकी इतनी वैल्यू तो आप बचा के दोगे ही दोगे, और अगर इतनी वैल्यू नहीं बचा के दिया तो मैं वस्तु वापस नहीं लूंगा, पैसा लूंगा आपसे जो सेट हो गया है। जैसे इनको लैपटॉप दे दिया हमने और हम जानते हैं पीयूष उधर पड़ा रहता, लैपटॉप उधर पड़ा रहता, खराब कर देंगे, तो हमने एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि जब 5 साल बाद आप लैपटॉप हमें वापस करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू 5000 निकलनी चाहिए। अगर उसको हमने दुकान पे जाके दिखाया तो दुकानदार कह रहा है 3000 का बिकेगा, 2500 का बिकेगा, तो डिफरेंस तुमसे नगद ले लेंगे तुरंत। अब पीयूष कायदे से यूज करेंगे, समझ लो कि भाई प्यार से यूज करो, ऐसा ना हो कि एंड में जाके वैल्यू 5000 से कम निकल के आए और हमें पेमेंट करनी पड़ जाए। तो इस 5000 को बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब जिसकी इन्होंने गारंटी ली है कि इतने रुपए की तो एसेट आपको बचा के एंड में हम, और इसके ऊपर की अगर वैल्यू बच गई तो उसको बोलते हैं अनगारंटीड वैल्यू। अब इनके प्यार से यूज करने की वजह से उस एसेट की वैल्यू ज्यादा बचेगी, आखिरी में 7000 बचेगी, 6000 बचेगी। तो अगर मान लो 6000 रियलिटी बची तो 5000 क्या हो गई गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और 1000 क्या हो गई अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो ये एग्जांपल के तहत आपको बता दिया कि गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू क्या। समझ में आ गया। इसके बाद एक वर्ड आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक वर्ड आएगा नेट इन्वेस्टमेंट, एक आएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। प्रैक्टिकल सवालों में यूज करेंगे तो उस समय हम लोग समझ लेंगे इसको कैसे और कहाँ निकाला जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। नहीं आज नहीं रहेगी। ये भी प्रैक्टिकल सवाल में देखेंगे, एग्जाम्पल के तहत बता देते हैं, प्रैक्टिकल सवाल में तो अपना करेक्ट बन ही जाएगा। मान लीजिए हमने एक वस्तु किराए पे दी आपको, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अब लैपटॉप का इन्होंने कहा था कि हर साल 8000 रुपए लीज रेंट दे देंगे 5 साल तक, और इन्होंने गारंटी भी ली थी रेसिडुअल वैल्यू की कि आखिरी में 5000 का बचा के तो देंगे ही देंगे। आखिरी साल 5000 कम से कम वो मिलेंगे हमको, मिनिमम तो है ही है। एसेट मिलेगी तो 5000 की ज्यादा रहेगी, वरना 5000 तो मिलेंगे। सेफ साइड में हो गया कि 5 का माल तो मिलना ही मिलना, चाहे पैसा मिले चाहे माल मिले। तो अपने को टोटल इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है हर हाल में, सिक्योर हो गया हूं मैं। इसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जो टोटल लीज पेमेंट हमको मिलेगी, लीज पेमेंट का सम और प्लस जीआरवी यानी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, इनको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस, और इन्हीं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लिख लें। इन्हीं सबकी क्या कर लें प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लिख लें, तो उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती, वैसे मैथ में सीखा होगा, नहीं सीखा तो भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि ये पेमेंट आज थोड़ी ना मिलनी है, ये तो पहले साल के एंड में मिलनी। ये पेमेंट आज थोड़ी ना मिलनी है, कब मिलनी है सेकेंड ईयर के एंड में मिलनी। तो इनकी आज की वैल्यू निकालेंगे कि जो पैसा 8000 एक साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी हुई। तो इसका एक प्रोसीजर है, फॉलो कराएंगे पता चल जाएगा। प्रोसीजर क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिस्काउंटिंग फैक्टर से या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, और वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऐसे पॉइंट में होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं भी बताएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। या तो सवाल में दे रखे होंगे, नहीं दे रखे होंगे तो निकालना सिखा देंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू नॉर्मली इस वैल्यू से कम आ जाएगी, क्योंकि जब ये चीज पॉइंट में होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ कम आएगा। तो मान लीजिए इसका सम आया 8 5 40 और 5 45 हजार रुपए, लेट से इसका सम आया मान लो 38 हजार रुपए,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, फाइनेंस इनकम का मतलब इंटरेस्ट, अनअर्न्ड का मतलब जो अभी कमाया ना गया हो। मतलब टोटल पेमेंट तो ये करेंगे, लेकिन इसमें से ये पैसा टेक्निकली ब्याज का माना जाता है और ये पैसा एसेट का माना जाता है, क्योंकि लीज पर कोई सामान उठाया जा रहा है किराए पे, तो कॉमन सेंस है कि जिस रेट पे आज बेचा जाएगा उस प्राइस पे थोड़ी ना उठाया जाएगा। जिस दिन से 45,000 ले रहे हैं तो ये लैपटॉप की वैल्यू आज मार्केट में बेचिएगा तो 45,000 का थोड़ी बिकेगा, वरना फिर 45,000 का बिक जाता तो हम लीज पे काहे देते हैं इनको, बेवकूफ थोड़ी ना है। तो मार्केट में क्या होगा पता लगा ऐसे बिक रहा है 35,000 का, लीज पे दे रहे हैं तो इनसे 45 पे दे रहे हैं। लीज पे देने का मतलब समझ लो, फाइनेंस लीज का मतलब ही होता है कि एसेट आप दे रहे हो, समझ लो हायर परचेज पे बेचना, लीज हो गई फाइनेंस लीज। सिंपल हिंदी में बात करें तो जब कोई गुड्स इंस्टॉलमेंट प्राइस पे बेची जाती है तो वहां पे वही चीज फाइनेंस लीज कहलाती है। तो समझ लो इनको फाइनेंस लीज हायर परचेज पे चाहे बोल रहे हैं बेच रहे हैं या कहे फाइनेंस लीज पे दे रहे हैं, एक ही बात। तो भाई हमारे घर में लैपटॉप बंद थोड़ी ना रहा है, टेक्निकली हम लेसर हैं, हम जाएंगे मार्केट से लैपटॉप खरीद के लाएंगे और फिर इनको लीज पे देंगे। अपना पर्पस क्या है कि 35 का लैपटॉप आएगा और पैसा कितना आएगा अपने पास, 45,000 रुपए। तो 5 साल में अपने को 10,000 रुपए एक लैपटॉप पे बचेंगे, और ऐसे मैंने 100 200 500 लैपटॉप दे दिए तो कितना पैसा बच जाएगा अपने को। लेकिन पैसा लगाना भी तो पड़ेगा, 35,000 में घर से लगाना पड़ेगा। तो इस 35,000 में कहा जाता है कि जो ये पैसा है इसको ब्याज कहा जाता है, जो भी आपने कमाया नहीं। जब ये 5 साल एसेट चला लेंगे आपको पैसा दे देंगे तब ब्याज मिलेगा आपको टेक्निकली, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। फाइनेंस का मतलब ही होता है इंटरेस्ट, अपने लिए मिलना है इसलिए इनकम बोलना है, इनके लिए खर्चा है तो ये फाइनेंस चार्ज बोलेंगे। नाम वही फाइनेंस, लेकिन हमारे एंगल से जो उनको मिलना है तो उसको बोलेंगे फाइनेंस इनकम, इनको पुकारना होगा तो क्या बुलाएंगे, फाइनेंस चार्ज। तो ये जो पैसा देते हैं इसके अंदर दो पोर्शन रहते हैं, थोड़ा पैसा इंटरेस्ट जैसे हायर परचेज में देखा था, तो यहाँ इंटरेस्ट ना बोल के फाइनेंस चार्ज बोलेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फाइनेंस इनकम बोला जाएगा। तो जो ये पेमेंट करते हैं लीज रेंट, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, कुछ चला जाता है एसेट के बदले में जिसको प्रिंसिपल कंपोनेंट कहते हैं, और कुछ ब्याज हो जाता है जिसको हम लोग फाइनेंस चार्ज बोलते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सवाल दो तीन तरीके के होते हैं, एक तो सवाल यही होता है जहां पे आपको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालनी होती है, तो ये प्रोसीजर लिखवा देंगे। ये सवाल कई बार 7 नंबर में देखा जा चुका है, मार्केट में आया हुआ है। अब एक होता है बेटा यहाँ पे जिस रेट से ब्याज निकालते हैं उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, इम्प्लिसिट रेट बोलते हैं। सवाल बताएगा क्या इम्प्लिसिट रेट है, वो अपने को देखना नहीं है, क्वेश्चन बता देगा वही ले लेंगे। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, एक होता है कंटिजेंट रेंट, ठीक है। रेंट भी दो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स रेंट जिसमें इसमें फिक्स कर दिया था 8,000 महीना या 8,000 सालाना देंगे, ये फिक्स है। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है, इनसे कह दिया कि देखो बेटा 5,000 पर ईयर तो लैपटॉप का लेंगे ही लेंगे, प्लस हमने कहा लैपटॉप क्यों ले रहे हो हमसे लीज पे, तो उन्होंने कहा लैपटॉप से सर हम काम करेंगे और उससे थोड़ा पैसा कमाएंगे। एक कंपनी है जो कह रही है कि आपको असाइनमेंट बेसिस पे वर्क देंगे टाइपिंग का, और घर से अपना ये टाइपिंग करेंगे और फिर उसको कंपनी को सौंपेंगे, उस कंपनी से अपना ये 10 रुपए पर पेज चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मतलब पैसा कमाओगे पर पेज के हिसाब से, तो हमने कहा अच्छा ठीक है। हमारा जो लीज रेंट रहेगा वो हमने चेंज कर दिया, मतलब दूसरी कंडीशन की, हमने कहा देखो 6,000 पर ईयर तो चाहिए चाहिए, प्लस 1 रुपए पर पेज चाहिए। तो अब जो 6,000 मिल रहा है वो फिक्स है, और पर पेज के हिसाब से जो और देंगे वो वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब ही होता है जो फिक्स ना हो, जो किसी चीज पे डिपेंड हो, सेल वैल्यूम पे, आउटपुट पे, घंटों पे, मशीन आवर्स पे, लेबर आवर्स पे, या किसी और फैक्टर पे जिसका हर साल अलग अलग अमाउंट आएगा, ये कॉमन सेंस है। वरना अगर फिक्स होता तो फिक्स ही ना रख देते, बात खत्म हो जाती। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेंट। क्लियर हो गया। तो लीज रेंट फिक्स भी हो सकता है, लीज रेंट फिक्स प्लस वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे अपने एग्जांपल में। तीसरा एग्जांपल, लीज रेंट सिर्फ वेरिएबल है, हमने फिक्स कुछ नहीं, हमने कहा 3 रुपए पर पेज हमको दे देना, ले जाओ लैपटॉप, 10 रुपए पर पेज तुमको मिलेगा, 3 हमको देना, 7 तुम रखना, काम तुम करोगे, लैपटॉप मेरा। तो अब मेरा रेंट क्या है, पूरा पूरा वेरिएबल, ठीक है।
एक और रेंट होता है जिसको बोलते हैं कंटीजेंट रेंट, जो किसी चीज के कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने लीज रेंट इनसे रखा 8,000 रुपए सालाना, लेकिन हमने कहा कि अगर इस लैपटॉप से किसी वर्ष में तुमने 1 लाख से ज्यादा पेजेस टाइप किए, या 1 लाख चलो ज्यादा बता दिए, 10,000 से ज्यादा टाइप किए, तो इसका 10,000 ज्यादा टाइप करने मतलब 10,000 टाइप करेंगे, और ये कंपनी से कितना रुपए चार्ज करते हैं एक पेज का? 10 रुपए। मतलब इनका अगर रेवेन्यू 1 लाख से ज्यादा हुआ तो उस 1 लाख से ज्यादा वाले रेवेन्यू का 50% हमको चाहिए। तो ये हो गया कंटिजेंट रेंट। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो एक्स्ट्रा कुछ देंगे, नहीं कंडीशन फुलफिल हुई तो नहीं देंगे। ठीक है, तो जहां पे कोई रेंट ऐसा हो जो किसी बात पे निर्भर करता हो कि ये काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लिया संडे को पढ़ाने आए, तुमने कहा अगर आज बारिश हो गई तो सब लोग 100 रुपए और देंगे क्योंकि हम भीग जाएंगे, फिर दवा इलाज कराना पड़ेगा। ये कंटिजेंसी है कि बारिश हुई, हम भीगे तो 100 रुपए दोगे, नहीं भीगे तो थोड़ी ना मिलेगा हमें। तो हमारी बात है, तो कंटिजेंसी का मतलब ही होता है कि अगर ये काम होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो इसको बोलते हैं कंटिजेंट है। लीज को फिर से दो पार्ट में वही बताया गया कि फाइनेंस लीज किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग किसको कहते हैं। फाइनेंस लीज बिल्कुल सिंपल होता है, जहां पे सारे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। जहां पे सारे रिस्क एंड रिवार्ड नहीं ट्रांसफर होते उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन बाकी एग्जाम में, सीए वाले एग्जाम में, सीएस वाले एग्जाम में ये भी आता है कि कहानी बता देगा, वो कहेगा तुम पहचानो कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग। ठीक है, तुम्हें पहचानना होता है कि वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग। और एक आध सवाल ऐसा भी है जहां पे तुम हल्का हल्का पहचानोगे, तुम्हें तो इतनी बातें याद नहीं रखनी, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, क्या चला जाएगा तुम्हारा सुनने में। तो फाइनेंस लीज में ये 5 इंडिकेटर होते हैं। इन पांचों में से अगर कोई भी इंडिकेटर है, कुछ भी इंडिकेटर मिल रही इन पांचों में से, तो वो बन जाता है फाइनेंस लीज। ये जो थ्योरी में आप पढ़ रहे हो इसका कोई प्रैक्टिकल सवाल अभी नहीं आएगा, इसलिए हमने बताया अब से लेके जो कुछ भी पढ़ा है ये एमसीक्यू में काम में आएगा, थ्योरी में काम में आएगा। एएस को दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ता है, थ्योरी के लिए अलग कहानी चलेगी, प्रैक्टिकल के लिए क्या फॉर्मूले लगते हैं, कैसे सवाल लगाया जाएगा वो अलग बताएंगे आप। तो फाइनेंस लीज में ये 5 चीजें अगर फुलफिल हो जाती है, या 5 में से कोई एक चीज भी फुलफिल हो जाती है, तो उसको हम लोग फाइनेंस लीज बोलने लगते हैं। पहला क्या है? लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट बाय एंड ऑफ द लीज टर्म। तो कंप्यूटर हम इनसे 5 साल बाद वापस नहीं लेंगे, 5 साल बाद इन्हीं को ट्रांसफर कर देंगे, 5 साल बाद ये मालिक हो जाएंगे। जैसे हायर परचेज में होता था कि आखिरी इंस्टॉलमेंट चुका दो तो फिर भैया मालिक बन जाओ। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि फाइनेंस लीज कब कही जाती है? जब आखिरी में एसेट वापस ना ली जाए। दूसरा, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज। अगर ये लेने वाला है, क्योंकि ये चीज ऐसे लागू होती है, हमने कहा 5 साल बाद तुम एसेट को एक नॉमिनल वैल्यू पे दे के खरीद लेना। तो इनके पास जब राइट रहेगा और नॉमिनल वैल्यू पे खरीदने का राइट होगा, तो क्या राइट छोड़ेंगे क्या? बताओ। हमने कहा जब 5 साल बाद तुम 10 रुपए दे देना, लैपटॉप तुम्हारा हो जाएगा। 20 रुपए दे देना, 1000 रुपए देना। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि उस दिन की मार्केट वैल्यू से कहीं कम। तो एक राइट दिया जाता है इसके अंदर। दूसरा राइट क्या होता है कि जो लेसी रहेगा उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे लीज टर्म खत्म हो उस एसेट को परचेज करने का राइट उसके पास होना चाहिए। उसका मन करे तो खरीद ले उस प्राइस पे, उसका मन करे तो वापस कर दे। अगर ऐसा ऑप्शन है इसके पास तो फिर ये फाइनेंस लीज। पहली बात ये है, या तो एसेट किसी के पास रहे हम वापस ही ना लें, या फिर वापस लेने वाला मुद्दा हो तो एक इनको ऑप्शन दें, इनकी मर्जी होगी तो वापस करेंगे, इनकी मर्जी होगी तो नहीं वापस करेंगे। नहीं वापस करेंगे तो थोड़ी सी पेमेंट देंगे हमको। वो थोड़ी सी पेमेंट कब होगी? वो जो एग्रीमेंट में लिखा जाएगा उस समय बताया जाता है। तीसरा, जो लीज टर्म है वो मेजर लाइफ एसेट की यूज करने का राइट रहे। ठीक है, मान लो उस कंप्यूटर की लाइफ ही है 7 साल और हमने 5 साल के लीज पे दिया है, तो लीज में ही मेजोरिटी ऑफ लाइफ एसेट की कंज्यूम हो जाएगी। 50% से ज्यादा लाइफ क्या हो जा रही है? लीज में ही चली जा रही है। तो ऐसे लीज को हम लोग फाइनेंस लीज बोला करते हैं। चौथा, इंस्पेक्शन ऑफ लीज
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, जो लीज रेंटल आएंगे उन्हीं को मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं। तो मिनिमम लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, एट लीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर या उससे ज्यादा कहीं निकल के आए। ठीक है, ये कैसे है प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके दिखाएंगे। यानी दो चीजों को कंपेयर करना है, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और दूसरा किससे कंपेयर करना है, फेयर वैल्यू से। तो कहा जाता है, अभी प्रैक्टिकल सवाल लगाओगे पता भी चलेगा आपको, कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम पेमेंट 90% या उससे ग्रेटर देन हो फेयर वैल्यू के, तो फिर वो हो जाती फाइनेंस लीज। अभी फॉर्मूला लिखवा देंगे आपको, सवाल लगाने में काम में आएगा। और चौथा है कि जहां पे लीज एसेस स्पेशलाइज नेचर की है, जिसको केवल लेसी यूज कर सकता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन बीइंग मेड, यानी जो हम इनको कंप्यूटर दे रहे हैं वो इनके हिसाब से डेवलप करके दे रहे हैं, जिसको किसी और को देते तो उसका काम ना होता। समझ रहे हो, जैसा इनको चाहिए वैसा बना के दे रहे हैं, जिसमें इनको कोई मॉडिफिकेशन ना करानी पड़े, इनकी जरूरत के हिसाब से एसेट डेवलप करके दी जा रही है, तो भी क्या हो जाती है फाइनेंस लीज, क्योंकि उस एसेट को कोई और किराए पे नहीं लेगा, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाया है। ये तो है तुम्हारा घर तिकोना तिकोना सा है, तो तुमने तिकोने कलर का सोफा बनवा लिया, कोई और थोड़ी लेगा। मैं तुम्हारा मान लो एक कमरा ऐसा है, कुछ उबड़ खाबड़ बना देते हैं अलग टाइप का कमरा, यूजली नहीं होता। मान लो तुम्हारा एक कमरा ऐसा है, तो तुम सोच रहे हो कि आपका सोफा ऐसा बन जाए, ऐसे वाला ऐसे रहे सोफा, ऐसे बनवा रहे हो तुम, ऐसे देखो कितना खराब सोफा है, ऐसा सोफा बनवा रहे हो। अब तुम्हारे कमरे में तुम सोच रहे हो जगह फालतू ना जाए, यहाँ सेट हो जाए सोफा इसे करके, 1 इंच की जगह खाली ना जाए, इसलिए बनवा रहे हो। तो इसके सोफा कोई और खरीदेगा बताओ, नहीं खरीदेगा, कहेगा हम अपने कमरे के हिसाब से बनवाएंगे, साला इसे डिजाइन कौन बनवाता है। तुम अपने हिसाब से बनवा रहे हो कि तुम्हारी जगह खराब ना जाए, या फिर कुछ और चीज लगवा दी। अब हर आदमी सोफे में गद्दा अद्दा लगवाता है, कहना हमें गद्दा नीचे तखत जैसा सोफा बना दो, बस लकड़ी लगी रहे बस, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं जहां पे एसेट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दी जाती है कि भाई वो यूज कर पाए, स्पेशली उसके लिए डिजाइन करी गई समझ लो, तो वहां पे हो जाती है फाइनेंस लीज। और जब फाइनेंस लीज नहीं होती तो हो जाती है ऑपरेटिंग लीज। यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कैसे कैसे सवाल होते हैं छोटे मोटे वो समझने हैं। तो देखो बेटा, अगर वो लीज ऑपरेटिंग लीज होती है तो कुछ भी नहीं करना होता है, जो लीज रेंट पे कर रहा होगा अपने पीएल अकाउंट में रेंट दिखाएगा, जिसको रेंट मिल रहा होगा वो अपने पीएल अकाउंट में इनकम साइड रेंट दिखाएगा, रेंट पेड रेंट रिसीव। बाकी एसेट उसी की रहेगी जो उसका मालिक है, माने मैंने लेसर है तो कंप्यूटर में ही रही रहेगा, डेप्रिसिएशन हम ही लगाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में कंप्यूटर हम ही लिखेंगे, भले यूज ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज एकदम रेंट पे देने जैसा हो जाता है, जहां पे जो लसी है वो रेंट पे कर रहा होगा, अपने पीएल अकाउंट में रेंट डेबिट कर लेगा, जो लेसर है वो रेंट रिसीव कर रहा होगा, अपने पीएल अकाउंट में रेंट क्रेडिट कर देगा। इसके अलावा एसेट ट्रांसफर इनके पास फिजिकली है लेकिन एसेट मेरी है, अपनी बैलेंस शीट में एसेट हम दिखाएंगे, अपने पीएल में एसेट का डेफिनेशन हम दिखाएंगे। ये सब गेम चलते हैं। तो वही कहानी यहाँ लिखी है कि ऑपरेटिंग लीज में लीज पेमेंट अंडर ऑपरेटिंग लीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन पीएल ऑन स्टेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म यूजर्स अनदर सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन इतना इतना कहानी लिखी है। अब इसका भी कभी कभी सवाल आ जाता है, एग्जाम्पल समझना। मान लीजिए हमने इनको 5 साल के लिए लैपटॉप दिया है और लैपटॉप का जो नेचर है वो ऑपरेटिंग लीज है इस बार। ठीक है, सवाल ने बता दिया कि ऑपरेटिंग लीज है। इनसे कहा कि चलो 2 साल तुमसे किराया नहीं लेंगे, लीज टर्म 5 ही साल है। हमने क्या कहा, 2 साल किराया, लेकिन अगले 3 साल किराया 10-10 हजार लेंगे लीज रेंट। तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होगा कि पहले 2 साल किराया ना दिखाया जाए और अगले 3 साल 10-10 दिखाया जाए। टोटल किराया कितना पे कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5 ईयर, कितना हुआ 6,000। देंगे 10-10 हजार करके, लेकिन रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हर साल 6-6 हम भी पीएल में लिखेंगे इनकम में, और हर साल 6-6 इनकम खर्चे में लिखेंगे। पेमेंट भले 10 की जाएगी या पहले 2 साल नहीं जाएगी,
लेकिन एसएलएम मेथड से रिकॉर्ड किया जाता है लीज पेमेंट ऑपरेटिंग लीज के अंदर। तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो लीज पेमेंट होगा वो खर्चा कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एसएलएम बेसिस पे, यानी बराबर बराबर मात्रा में, किसी साल जाए या ना जाए। इसका प्रैक्टिकल सवाल है, दिखा देते हैं। पहला सवाल पढ़ो, जो एग्जाम्पल बताया है मोटा मोटा वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, अमाउंट चेंज है बस। 5 साल के लिए ऑपरेटिंग लीज पे दिया जा रहा है। एग्रीमेंट में ऐसा है कि पहले 2 साल कोई लीज पेमेंट नहीं देने हैं और अगले 3 साल 21 लाख रुपए देना है। तो 21 लाख इंटू 3, टोटल 63 लाख की पेमेंट होगी। लेकिन दिखाएंगे कैसे? 63 लाख डिवाइड बाई 5 करो, 1,26,000 नहीं, 12,60,000। तो 12,60,000 दिखाया जाएगा हर साल पीएल अकाउंट। वही देखो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ। तो ऑपरेटिंग लीज में जो लीज रेंटल होते हैं, ठीक है, वो कैसे दिखाए जाते हैं? एसएलएम बेसिस पे, बराबर बराबर मात्रा में दिखाए जाएंगे। क्लियर हो गया? पक्का? दूसरा सवाल जो इससे है वो इस तरीके का सवाल होता है, जहां पे हम लोग को पहले ये बताना होगा कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, और दूसरा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालनी होगी। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करनी। तो इसमें 2-3 नियम कानून लगते हैं, वो समझने हैं हम लोग को। ठीक है, अब कॉपी निकालो, वहां डालो AS19 लीज। पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर सवाल लगाते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। AS19 लीज एक हो गई ऑपरेटिंग लीज, एक हो गई फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में ट्रांसफर नहीं होते हैं, नॉट ट्रांसफर ऑल रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ एसेट, और इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं सारे रिस्क एंड रिवार्ड। ठीक है, अब लिखो ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इसमें लिखो लीज रेंट, लीज रेंटल, अंडर ऑपरेटिंग लीज,
should be recognized in profit and loss account on एसएलएम बेसिस, यानी स्टेट लाइन मेथड बेसिस, बराबर बराबर मात्रा में। इसका एग्जाम्पल भी यहीं लिख लो। अरुण लिमिटेड has taken plant machinery on lease for 5 years as per agreement Arun Limited has not make any payment for first 2 years and will have to pay rupees 21 lakh per annum for next 3 years. Lease rent रिकॉग्नाइज होंगे पर ईयर। कैसे? पहले 2 साल कुछ नहीं दोगे और अगले 3 साल 21 लाख रुपए दोगे, तो टोटल आप 63 लाख रुपए दोगे और उसकी लाइफ 5 साल है, तो हर साल 12,60,000 रुपए रिकॉग्नाइज किया जाएगा लीज रेंट। यही आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो यहाँ आप कॉपी में खुद ही आपको मिल जाएगा, तो किताब से पढ़ने का आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। फिर डालिए बेटा ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज। ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज। यहां तक लिख लिया बेटा सबका? हटा दें? एग्जाम्पल था ये, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। कहाँ 2 into 0? हाँ, पहले 2 साल कुछ नहीं दोगे, 0 0 रुपए दोगे, अगले 3 साल 21-21 लाख दोगे। सम किया गया कि 5 साल में आप कितना पैसा दोगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज।
ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज। इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी को फुल फॉर्म भी नीचे लिखेंगे, चिंता मत करो। इफ present value of MLP is more than 85% of fair value of asset, then it is a finance lease। तो सवाल लगाने में ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के 85% से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो वो हो जाएगी फाइनेंस लीज, नहीं है तो हो जाएगी ऑपरेटिंग लीज। तो सबसे पहले सवाल में यही पूछता है कि ये फाइनेंस लीज है, तो ये चीज हमें निकाल के चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, मुद्दा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स लिखना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट लिखना है और माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको अनगारंटीड एक्सटर्नल वैल्यू लेनी है, तो मल्टीप्लाई करना होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कि आपको लास्ट ईयर का लेना होता है जब लीज एंड हो रही होती है, उस ईयर का। फिर अगर लीज रेंटल दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखे हैं तो आपको लीज रेंटल भी निकालने पड़ सकते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। आप परसेंट के रेट से एन ईयर का। और चौथा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करना, या पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना। हाँ बेटा, ब्रैकेट में यहाँ आर परसेंट कॉमा एन ईयर।
R% कॉमा एन ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो आपके एनुअल लीज रेंटल है इनटू लीज पीरियड, लीज कितने साल का है, मतलब टोटल कितना किराया मिलेगा लीज रेंटल, और प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और सबसे लास्ट में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। एमएलपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम लीज पेमेंट। यूजीआरबी का फुल फॉर्म होता है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। पीवीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और पीवीएएफ का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एनुअल लीज पेमेंट, एनुअल लीज रेंटल जो यहाँ निकाले हैं आपने, इनटू लीज पीरियड प्लस यूजीआरबी। हाँ बेटा हटा दें, लिखिए यहाँ तक। एक दो बातें छोटी छोटी और लिख लो, एमसीक्यू में काम में आ जाएंगी। जो ऑपरेटिंग लीज रहती है वो रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। जो फाइनेंस लीज होती है वो नॉन रिवोकेबल ट्रांसफर होता है, यानी नॉन रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंडर ऑपरेटिंग लीज लेसर बियर ऑल एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस वो करता है जो मालिक होता है। तो ऑपरेटिंग लीज में हमने बताया था कि एसेट का मालिक लेसर रहता है, तो ऑपरेटिंग लीज में जो खर्चे करेगा वो लेसर करेगा एसेट के ऊपर। तो फाइनेंस लीज में मालिक वो हो जाता है तो लेसी खर्चा करता है, कॉमन सेंस है। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो अंडर ऑपरेटिंग लीज लेसर बियर ऑल एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस,
टैक्सेस ईटीसी। तो ऑपरेटिंग लीज में सारे खर्चे जो है वो लेसर बियर करता है। ये सब एमसीक्यू में बहुत काम आएगा, इसलिए यहीं लिखवाया दे रहे हैं, जिससे रिवीजन करो, ये पन्ने से पढ़ लोगे अपने आप, सारा एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा, प्रैक्टिकल सवाल भी तैयार हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज जो रहती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहती है। नॉर्मली जो फाइनेंस लीज रहती है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहती है। रिवोक का मतलब समझते हो ना, कैंसिलेबल। रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिलेबल। नॉन रिवोक का मतलब नॉन कैंसिलेबल। ठीक है। अंडर ऑपरेटिंग लीज एसेट किसकी बुक में शो होगी बताओ? लेसर की बुक्स में। और अंडर फाइनेंस हाँ बेटा, एसेट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ लेसर। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट 9000 नहीं है। एसेट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ लेसर। एसेट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ लेसी, किसकी बुक्स में दिखाई जाएगी एसेट? अब इसका छोटा मोटा सवाल आया तो इन सब से हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा 7 नंबर का सवाल बनता है वो इससे बनता है। इसके लिए इतनी चीजें याद रखनी कंपलसरी हो जाती है। 5 बातें जिसको याद होंगी, कैसे कैसे क्या फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, तो वो 7 नंबर का सवाल लगा ले जाएगा। 5 बातें याद नहीं होंगी, 7 नंबर का सवाल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सब में फॉर्मूले हैं बेटा। ये कैसे निकाला जाएगा, इसका भी फॉर्मूला है। ये कैसे निकलेगा, ये भी एक फॉर्मूला है। ये कैसे निकलेगा, ये भी एक फॉर्मूला है। लीज रेंटल कैसे निकलेगा, वो भी एक फॉर्मूला है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, वो भी एक फॉर्मूला है। अन एंड फाइनेंस इनकम निकलेगी, वो भी एक फॉर्मूला है। 5-6 फॉर्मूले जो अप्लाई होते हैं उनसे आपका सवाल बन जाता है। फॉर्मूले याद करना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है। हाँ बेटा, यहाँ तक नोट हो गया? पक्का? चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो यहीं पे छोटा सा। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातें कॉपी पे ही लिखवा दी जा रही हैं, जिससे आपको किताब खोलने की जरूरत ना पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो जितने भी जितना तुम्हें पढ़ने वाला मटेरियल है, रिवीजन करने वाला, वो यहीं से तुम्हें मिल जाएगा। तो भैया क्वेश्चन लिखो। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ लीज्ड मशीन लिखो, जिससे पता चले कि लीज पे दी जा रही है। कॉस्ट ऑफ लीज्ड मशीन इज इक्वल टू 15 लाख। UGRB 2 लाख रुपए। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन 15 लाख रुपए। और इंटरेस्ट रेट 10%।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के रेट से थर्ड ईयर का दे रखा है 0.7513 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% के रेट से 3 साल का दे रखा है 2.4868। कंप्यूट कर लेंगे दो चीजें, स्टेट वेदर लीज इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। और दूसरा ascertain amount of unearned finance income। लीज पीरियड 3 ईयर, ये भी लिख लेना सवाल में, लीज पीरियड जो है वो 3 ईयर। क्वेश्चन ये बुक का ही बस समरी वे में लिखवा दिया गया है, यही चीज देखो यहाँ सवाल में लिखी है। बस सवाल देखना पड़ेगा, कॉपी से एक ही सवाल है, एक दो सवाल तो लिख लो, यहीं पे काम खत्म हो जाए। आंसर तो नोट ही करोगे, फिर किताब खोलनी पड़ेगी सवाल देखने के लिए, फिर सवाल भी यहीं दिख जाएगा, आंसर भी यहीं दिख जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ बड़ा नोट कर लिया। तो देखो सबसे पहले क्या निकालनी है आपको, सबसे पहले क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। इसका फॉर्मूला बताया है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। समझ लो, देख लो, फिर नोट कर लेना, लिखने के चक्कर में पड़ोगे सब ऊपर से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट सवाल में दे रखी 15 लाख, यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है, यूजीआरवी 2 लाख रुपए है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा होगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे, एन्युटी नहीं लोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे, ध्यान रहे। इससे इसको माइनस कर दो, ये से जो निकला है सब माइनस करके फाइनली बताओ कितना निकल के आया है। 13,49,740 रुपए। फिर चेक करेंगे कि हमारी फेयर वैल्यू का 85% कितना होता है, तो 15 लाख का 85% निकालो, कितना हुआ, 12 लाख। तो ये उससे ज्यादा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनेंस लीज। तो चाहे वैसे स्टेटमेंट बना के लिख लें, या फिर दूसरा तरीका एक परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, कि एमएलपी फेयर वैल्यू का कितने परसेंट है। तो इसके लिए आप क्या रखोगे, फेयर वैल्यू एमएलपी ऊपर रखोगे और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट नीचे रखोगे इनटू 100। मतलब ये पता लगा रहे हैं कि ये इसका कितने परसेंट है। 90%, तो 85 से ज्यादा निकला कि नहीं निकला। ऐसे भी कर सकते हो कि चाहे परसेंटेज निकालने के बाद उसको 85 से कंपेयर करें, या फिर इसका पहले 85% निकालो फिर कंपेयर करो, दोनों ठीक है। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया एमएलपी का कि फेयर वैल्यू पे कितने परसेंट है। तो जिस पे परसेंटेज निकाला जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, जिसका परसेंटेज निकाला जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो ये परसेंटेज क्योंकि 85% से ज्यादा आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनेंस लीज, हेंस इट इज अ फाइनेंस लीज। सवाल का एक पार्ट खत्म हो गया।
ये बताना कि भैया ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग। आगे समझो फिर नोट कर। फिर निकालना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, और इसको निकालने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो पहले आप ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो हवा में कोई निकल जाएगा, पहले ये निकालो। तो पहले अब निकालना पड़ेगा हमें एनुअल लीज रेंटल। एनुअल लीज रेंटल, जिसका फॉर्मूला बताया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो 13,49,740 और एन्युटी फैक्टर का सम आपको दे रखा है 2.4868, 5,42,762 रुपए। फिर निकालेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखवाया है एएलआर, मतलब एनुअल लीज रेंटल इनटू लीज पीरियड प्लस यूजीआरवी। यहां प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, यूजीआरवी सीधा सीधा। तो एनुअल लीज पेमेंट जो है 5,82,762 इंटू 3 और प्लस यूजीआरवी 2 लाख रुपए। इसको जोड़ दोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कितना? 18,28,286 रुपए। फिर निकालेंगे अनगारंटीड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जिसका फॉर्मूला लिखवाया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलबी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आया है इतना, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी आई है, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लिखाया था क्या हमने? यहाँ लिखो कॉस्ट ऑफ एसेट, यहाँ पे गलत लिखवा दिया हमने। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट। यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ एसेट। एक फॉर्मूला पे गलत हो जाता। अन एंड फाइनेंस इनकम में आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। तो यहां ये नहीं माइनस करना है, यहां माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एसेट। और कॉस्ट ऑफ एसेट सवाल में दे रखा है कितना? 15 लाख रुपए, 3,28,286 रुपए। नोट कर डालो आंसर। एक सवाल अभी और कराते हैं तो और मजा आएगा।
हाँ बेटा, हो गया। तो देखो, बुक में ये सवाल पड़ा हुआ था, ये भी एग्जाम्पल बना के करा दिया गया। ये सवाल बना हुआ था, यही सवाल एग्जाम्पल में डाल के ये भी करा दिया गया। यही आंसर निकल के आए हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, परसेंटेज ज़्यादा आया, फाइनेंस लीज हो गया, ये निकाला गया, ये निकाला गया, ये निकाला गया, वही सब निकाल रहा हूँ। पर जो एमसीक्यू पड़े हुए हैं, इनका आंसर भी अब आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला एमसीक्यू देखो, समझ में आ रहा सबको? The person who undertake an agreement convey to another person right to use in return for rent asset for period, क्या होता है वो? लेसर, जो कन्वे करता है, एसेट देता है। ऑपरेटिंग रेज अभी लिखवाया था, क्या होता है? रिवोकेबल, जहाँ पे सारे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए। फाइनेंस लीज, जहाँ पे सारे खर्चे, किस लीज में ऐसा होता है कि सारे खर्चे लेसर बियर करता है? ऑपरेटिंग लीज में। शॉर्ट टर्म लीज कौन सी होती है? ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। जो नॉन कैंसिलेबल होती है कौन सी होती है? फाइनेंस लीज होती है। सब लिखवा दिया गया है। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में बेसिकली क्या डिफरेंस है? कि ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल हो जाती है। ठीक है, तो सारी बातें लिखवा दी गई हैं जिससे आप एमसीक्यू भी अपना कर पाओ। ये सब बातें भी AS19 के हिसाब से कौन सी लीज में सारे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होते हैं? ऑपरेटिंग लीज में। फाइनेंस लीज में AS19 के हिसाब से बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा फाइनेंस लीज में? लेसी। लीज क्या होता है? लेसी लेसर होता है। फिर अकाउंट क्रेडिट करेगा जब लेसर अमाउंट रिसीव करेगा। तो लेसर अमाउंट रिसीव करेगा तो लीज रेंट अकाउंट क्रेडिट करेगा। लीज जो देगा वो लीज रेंट अकाउंट डेबिट करेगा। तो लीज रेंट अकाउंट या लीज अकाउंट, लीज रेंट होना चाहिए, हाँ अकाउंट तो लिखा ही है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और है, जैसा अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको भी करा देते हैं तो काम खत्म हो जाए, सारे क्वेश्चन आपके लग जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट ऑफ मशीन 7 लाख रुपए, अनगारंटीड रिसिडेबल वैल्यू 75,000 रुपए। तो बाकी सवाल वही, बाकी कॉपी पेस्ट कर दो, सवाल बन गया अपना। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। घर जाके 5-6 बार यही सवाल लगा लेना रफ कॉपी में, तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे।
आपने लिख लिया सवाल? चलो आंसर शुरू करते हैं। तो फॉर्मूले तो सारे वही रहेंगे। सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट लिखनी है, जो इस सवाल में 7 लाख रुपए दे रखा है। यूजीआरवी 75,000 रुपए दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ और बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितनी निकल के आई। 6,43,653 रुपए। फिर परसेंटेज निकालेंगे। ये जो निकल के आया है ये फेयर वैल्यू का कितने परसेंट है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 92% है। 85 से ज्यादा है तो हो जाता है फाइनेंस लीज। इसके बाद निकालेंगे भैया एनुअल लीज रेंटल, जो इस 6,43,653 को डिवाइड करना होगा मुझे। 6,43,653 डिवाइड बाई 2.4868। तो ये आ रहा है 2,58,828 रुपए। फिर 2,58,828 इंटू 3 प्लस यूजीआरवी और अलग से 2,58,828 इंटू 3 प्लस 75,000 रुपए 8,51,484। और ये आ गया है 8,51,484 माइनस 7,00,000। 1,51,484 रुपए। ठीक है। राउंडिंग ऑफ की वजह से 2 4 10 रुपए आगे पीछे भी आ सकते हैं। जैसे इनका आंसर इन्होंने 451 लिखा है, तुम्हारा 484 आया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर डालो, जहां कोई दिक्कत लगे पूछो। हाँ बेटा, लिख लिया गया।
एक क्वेश्चन और लिख लो, होमवर्क पे लगा के लाना है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए है और यूजीआरवी 1 लाख रुपए है। बाकी सवाल एज इट इज। इसमें ये वाला जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग लगभग 2,15,735 रुपए का। एक सवाल और हो जाएगा आपके पास घर पे लगाने के लिए, तो लगाओगे अपना, पता चलेगा क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सारा एक ही में निकालना चाहो तो उसका भी अपना एक जुगाड़ है। लिख लिया सवाल? लिख लिया बेटा, जल्दी लिखो। हटा दिया जाए। चलो इधर दो। दो चीजें और समझनी है। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं देगा कभी सवाल, तो निकालोगे कैसे? वैसे तो देगा देगा, लेकिन फिर भी अगर ना दे तो कैसे कैलकुलेट करोगे क्या प्रेजेंट वैल्यू? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस i की पावर n। आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100। एग्जाम्पल, मान लीजिए रेट है आपका कितना, 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के रेट से पहले साल का जो आएगा वो 1/, अब 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.10 आएगा, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो 1.10 आएगा। ठीक है, और इसकी पावर 1 रखनी है। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आया। कितना आया? 0.90। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। कितना?
0.826। जो लोग ग्रुप 2 में हैं या पहली बार पढ़ चुके हैं फर्स्ट ग्रुप, उनको आइडिया है कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में, तो वो जल्दी बता पा रहे हैं। बाकी लोग को टाइम लग रहा है, बाकी लोग गलत भी बता रहे हैं। तो निकालने का प्रोसीजर क्या है, 1/1.10 लिखोगे, पहला आंसर जो आपका निकला था, फिर डिवाइड करते रहो, अगले आंसर अपने आप आते जाएंगे। हर बार डिवाइड करते रहो और नेक्स्ट आंसर लेते रहो, ठीक है। तो 1/1 करना है, पहला आंसर आ जाएगा जो लगभग इतना आ रहा था, सेकेंड आंसर इतना आ रहा था, थर्ड आंसर इतना आ रहा था। तो यही वैल्यू देखो तीसरे साल की तुमको सवाल में लिखी थी, तो अगर ना लिखी होती तो इस प्रोसीजर से तुम निकाल लेते, ठीक है। जिनको ये कैलकुलेटर टेक्निक ना याद है तो भी कर सकते हैं। पहले इसकी पावर निकाल लें, पावर निकालने का मतलब क्या है, 1.10 इंटू 1.10, ये तो कर ही लेगा आदमी, लिख ले फिर डिवाइड कर लेगा तब आ जाएगा। तो अगर मान लो कैलकुलेटर वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं भी याद है तब भी आदमी निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब ये कि 2 बार डिवाइड करना है तुमको, तो डिवाइड वाला साइन 2 बार दबा दे तो अपने आप हो जाता, मतलब इक्वल टू 2 बार दबा दोगे। जैसे इधर समझो, इधर मान लीजिए मैं 8 को डिवाइड करना हो किससे, 2 की पावर 2 से, तो ऐसे किया था 8 डिवाइड बाई 2, एक बार इक्वल टू दबाओगे तो एक बार डिवाइड होगा, एक बार और इक्वल टू दबाओगे तो 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, एक बार और इक्वल टू दबाओगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होता है। समझ गए। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दे रखा होगा तो निकाल पाओगे, बहुत बढ़िया। और जो ये फैक्टर का सम होता है, जैसे 3 साल लाइफ थी तो इन 3 साल का सम कर लोगे तो वही आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के सम को बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। इन तीनों का सम करो, देखो कितना आया, 2.4868। तो अगर किसी सवाल में नहीं देगा ये तो रेट तुमको पक्का देगा और फिर ये तुम निकाल सकते हो, अगर ना दे रखा हो तो नोट कर लो इसको भी। बाकी भी ग्रुप 2 में एफएम पढ़ोगे तो सब बहुत काम में आएगा, वहां पे भी अभी से पता रहेगा तो वहां भी धीमे धीमे करके आपको हेल्प मिलेगी। हाँ बेटा, नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हटा दिया जाए बेटा।
हो गया इसका। चलो इधर देखो बेटा, इतने फॉर्मूले ना रख पाओ याद तो एक फॉर्मेट याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका। पहले देख लो सुन लो तब लिख लेना। सबसे पहले सवाल में ढूंढोगे कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, ठीक है। तो माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। वो कैसे निकाला जाता है, यूजीआरवी को मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। इसके बाद आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएल, इसको मल्टीप्लाई कर देना लीज पीरियड से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लीज पीरियड से नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको डिवाइड करना, ठीक है। इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, हाफ परसेंट ग्रेड से, एनसीआर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा एनुअल लीज रेंटल। इसको मल्टीप्लाई कर देना लीज पीरियड से, तो एक वैल्यू आ जाएगी, इसका कोई नाम नहीं है। तो इसमें वापस ऐड कर देना क्या, यूजीआरवी, ठीक है। इसमें यूजीआरवी ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट वापस माइनस कर देना, यूएफआई आ जाएगा। तो उतने फॉर्मूले ना याद कर पाए, ये एक फॉर्मेट याद कर लो, इससे पूरा सवाल लग जाएगा तुम्हारा। चीज वही है दूसरी टेक्निक से, ठीक है। इसमें भी डालोगे सारे आंसर आ जाएंगे एक बार। वो परसेंटेज बाद में निकालना पड़ेगा, पहला पार्ट वो तो निकाल लोगे ही, नहीं होगे उसमें क्या दिक्कत है। इससे ये होगा कि फॉर्मेट बार बार लिखते हो तो फॉर्मेट याद हो जाता है। फॉर्मूले 10 नहीं याद होते, लेकिन एक फॉर्मेट चाहे लंबा चौड़ा का है हो जाए, याद हो जाएगा। ऐसे करके भी अपना आंसर आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो किसी को ऐसे बार बार लिखने में दिक्कत हो, दर्द हो, तकलीफ हो, ऐसे करके सारा आंसर निकाल सकता है। कहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एन ईयर, रेट सवाल बताएगा एन ईयर का दे रखा होगा तो ठीक है, वरना निकाल के लिखो। अनगारंटीड रिसिडुअल वैल्यू, यूजीआरवी, यूजीआरवी, अनगारंटीड रिसिडुअल वैल्यू।
अपना नोट कर लिया। तो एक एएस हो गया खत्म, जिसका नाम है AS19। आगे देखो और कौन कौन से एएस हम लोग के पास। एएस वाले चैप्टर निकालो अगर बुक हो तो। 7 5 6 और 5 मसला नहीं। चलो आज से 2 मिनट। कौन से 6